हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट वन में कि दो टाइप्स के होते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग आज डिस्कस करेंगे हेल्थ को। देखो, हेल्थ और एजुकेशन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। तो हम लोग हेल्थ को इस इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर। तो प्रीवियस एनसीईआरटीज़ की बुक्स जितने भी पिछले साल की देखेंगे आप, तो वहाँ आपको यहाँ से ये टॉपिक शुरू करके मिलेगा हेल्थ से, जो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि मेन ऑब्जेक्टिव इस टॉपिक का ये था कि हमें हेल्थ की इंपॉर्टेंस को बताया जा सके। क्योंकि ज़्यादातर लोग समझते हैं एक हेल्थी पर्सन वो है जिसको कोई बीमारियां नहीं हैं, पर एनसीईआरटी यही बात स्टार्ट करता है लिखते हुए कि हेल्थ मतलब बीमारियों का ना होना ही नहीं, बल्कि आपके फुल पोटेंशियल पे आपका काम करना है। उसका कहना है कि हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जब हेल्थ को पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो इम्पोर्टेंस है वो उसी से रिलेट करता हुआ होना चाहिए जो डेवलपमेंट और ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करे। तो वर्क फोर्स, लेबर फोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है, और हेल्थ लेबर फोर्स और वर्क फोर्स को डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है। तो इस तरीके से हेल्थ को कनेक्ट किया गया है इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो देखिए, जब एक हेल्थी वर्कफोर्स होगा तो वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम करेगा, इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली काम करेगा, कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देगा, क्वालिटी प्रोडक्शन देगा। इसलिए हेल्थ बहुत ज़रूरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंस के तौर पर यह बताया गया है कि हेल्थ जो है एक हॉलिस्टिक प्रोसेस है जिसका रिलेशन ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द नेशन के साथ होता है। तो आप इस बात को भी समझिए, ये एक कॉन्टिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है, हॉलिस्टिक प्रोसेस है, डायनामिक प्रोसेस है। आप कह सकते हैं इस तरह के टर्म्स इसके साथ, क्योंकि हेल्थ का ग्रोथ और डेवलपमेंट में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है लेबर फोर्स के साथ। तीसरा आप इस टॉपिक में देखेंगे कि उसने बता भी दिया इस बात को आगे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंश्योर करता है कंट्री के मैन पावर को, ताकि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो सके, क्वालिटी प्रोडक्शन एंड गुड सर्विस को प्रोड्यूस किया जा सके। तो कहने का मतलब इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ एक बात को ध्यान में रख के क्या गया है कि कैसे हेल्थ इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में मैन पावर के थ्रू कंट्रीब्यूट करता है। अब हम बताते हैं इस पैराग्राफ, इसके अलावा अगर आप और इम्पोर्टेंस की बात करें तो क्वालिटी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम और कोई बात करें इसके अंदर, तो फॉरेन करेंसी अर्न करने में हेल्प करता है हेल्थ, क्योंकि अगर आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो विदेशों से लोग आएंगे आपके देश में अपना इलाज कराने, और इससे हमें फॉरेन करेंसी अर्न होगी। और भी जनरल बहुत सारी इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगी, पर ये तीन इंपॉर्टेंस डायरेक्टली कनेक्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ। अब हम इसी टॉपिक में एक दूसरा इशू भी देखते हैं कि कैसे पता करें कि कोई कंट्री हेल्थी है या अनहेल्थी। तो देखो, कोई भी कंट्री का हेल्थ स्टेटस फाइंड करना आसान काम नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई सिंगल सेट ऑफ मेज़र नहीं है। तो किस बेसिस पर आप बताएंगे कि ये कंट्री हेल्थी है और अनहेल्थी है? तो देखो, कुछ मेजरमेंट इंडिकेटर्स हैं जैसे इन्फेंट मोर्टालिटी, मैटरनल मोर्टालिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, न्यूट्रिशन लेवल, और वहाँ होने वाले कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो आप देखेंगे कि कुछ का बढ़ना अच्छा है, कुछ का कम होना। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी का बढ़ना अच्छी बात है, पर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट का कम होना अच्छी बात है। इसी तरीके से न्यूट्रिशन लेवल का ज़्यादा होना अच्छी बात है, पर कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल के एक्सपेंशन को कंट्रोल करना अच्छी बात है। तो एक कोई सिंगल सेट है ही नहीं कि जिसके बेस पर आप बता सकते हैं कि ये कंट्री हेल्थी है और ये कंट्री अनहेल्थी है। वैराइटीज़ ऑफ इंडिकेटर्स हैं जिसके बेस पर हम किसी कंट्री को हेल्थी कंट्री बोल सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे कि ऊपर की जो 3 लाइन है वो इसी सेशन ऐड हुई है 21-22 के लिए, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कोविड-19 पेंडेमिक आया था, और जिसमें हमारे को एजुकेशन किया गया था हेल्थ से रिलेटेड कि आप अपने बार बार हाथ धोएं, मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाएं। तो कहने का मतलब है कि आप हेल्थ के अंदर इस तरह के एजुकेशन प्रोग्राम्स को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो हेल्थ सिस्टम है 3 टायर्स में, उसमें प्राइमरी जो हेल्थ टॉपिक्स है उसमें एजुकेशन को भी बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है। अब हम इस टॉपिक में फर्स्ट इस पैराग्राफ से अगर आप क्वेश्चन देखें तो हेल्थ स्टेटस को मेज़र करने के लिए कौन कौन से इंडिकेटर हैं, पहला क्वेश्चन, और दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ। 2 क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम इस टॉपिक का इस चैप्टर का मेन टॉपिक शुरू करेंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। भी आपने देखा कि हमने एनसीईआरटी की हेल्थ टॉपिक को देखा कि हेल्थ कैसे काम करता है, हेल्थ कैसे मेज़र किया जाता है, और हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है। अब बेसिकली ये टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर में है, तो मेन क्वेश्चन जो बनेगा या मेन टॉपिक जो है वो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं।
हम इसके बारे में बात करेंगे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर किस किस चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। इससे पहले एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन का जवाब आप सोचेंगे कि जो स्कॉलर्स हैं उनका कहना है कि हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। क्या आपको लगता क्या है कि क्या ये रियल में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ, कि हमारे को राइट टू हेल्थ, जैसे कि राइट टू यूनिटी है, राइट टू इक्विटी है, वैसे क्या राइट टू हेल्थ भी है, और ये गवर्नमेंट इंश्योर करे हमारे लिए कि हम सबको एक हेल्थी जीवन जीने का अधिकार है, हमें एक स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है, और सरकार हमारे लिए स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करे। चलिए आप शुरू करते हैं हम लोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, तो देखो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आपके हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, डॉक्टर्स आ जाते हैं, नर्सेज आ जाती हैं, पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, बेड्स जो हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं आपके वो वाले बेड्स, आईसीयू बेड्स वगैरह सब आ जाते हैं इसमें, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। इन सब को मिलाकर जो बनता है वो होता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, और यहाँ एक लाइन भी लिखी है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब तो है ये सब, पर क्या एक प्रेजेंस ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर कर देगा कि हेल्थी लोग हैं वहाँ के, या लोग जो हैं वहाँ उनको कोई भी बीमारी नहीं है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ हर लोगों तक उसकी पहुँच भी हो, हर लोगों तक उसकी पहुँच हो। मतलब कि जो भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुअर या सुपीरियर या एवरेज, पर वो हर लोगों तक पहुंच होनी चाहिए। यहाँ हर लोगों का मतलब गरीब से गरीब व्यक्ति तक है, ये नहीं कि कुछ अमीर लोग या कुछ शहरी लोग ही या कुछ सेंट्रल स्टेट्स ही उसके पहुंच में हो। इवन ये देश के हर कोने तक एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डेवलप होना चाहिए। तो आगे हम बात कर रहे हैं कि इनिशियल स्टेज में देखो कैसा क्या लिखा हुआ है, आगे हम पढ़ते हैं कि जो हमारे पॉलिसी मेकर थे उन्होंने कहा था कि जो भी व्यक्ति अगर हेल्थ वगैरह से रिलेटेड पे आउट नहीं कर पाता तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ तक उसको कम से कम पे आउट पर उसको प्रोवाइड कराए ये सुविधा। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर करने से पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि इंडिया में क्या स्टेटस है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो ये बेसिकली एक क्वेश्चन भी है, आप यहाँ से देखें तो एक क्वेश्चन आपका बनता है, डिस्कस द स्टेटस ऑफ हेल्थ इन इंडिया। तो इंडिया में हेल्थ स्टेटस कैसा है, तो अब हम हेल्थ स्टेटस की बात करेंगे इंडिया के अंदर। तो हम लोग एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवर कर रहे हैं इसलिए, वरना अदरवाइज़ आप अगर जैसा कि आपने क्लास में पढ़ा है हमारी कि प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो हम लोग बिल्कुल करंट बेसिस पे बातों को करते हैं। तो आप और मैं हम दोनों जानते हैं कि हेल्थ स्टेटस कैसा है, जैसे कि इस पिक्चर से भी दिखा रखा है, और यहाँ एक लाइन भी लिखी हुई है जो बताती है कि अभी भी हमारे देश में, तो ये तो बता रहा है हमारे देश में, मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे देश की राजधानी में भी क्या इशू था कोविड-19 के टाइम। आपने देखा क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई, बेड्स को लेकर लेने से ऑक्सीजन तक, एम्बुलेंस से लेकर मेडिसिन्स तक, सबकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का स्टेटस ऑफ हेल्थ इन इंडिया क्या है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम तो एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं तो एक बार एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन देखते हैं कि क्या स्टेटस बताया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसने बताया है कि ये सरकार की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये सरकार की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं कि हमारे को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ पर रूल रेगुलेशंस गाइडलाइंस सब बनाए। तभी कोविड के टाइम सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की पड़ रही थी कि वो सिटीजन्स को, हमारे को बेड्स, दवाइयाँ, एम्बुलेंसेस सब प्रोवाइड करे। बेसिकली जो हमारी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है, इसका काम है पॉलिसी और प्लान्स बनाना, रेगुलेट करना, अप्लाई करना, और ये इसका काम है कि इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करना और उसको फाइनेंशियली टेक्निकली सपोर्ट देना स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज़ को, और भी जो बॉडीज़ इसके अंदर काम कर रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट के अंडर में कौन कौन से लोग हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटीज़, तो देखो नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अंडर में भी आता है, एक स्टेट गवर्नमेंट्स के भी अंदर में आता है, मतलब गवर्नमेंट्स रन करती हैं हॉस्पिटल्स को। फिर एक करता है हमारा आयुष, आयुष भी करता है नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स, आयुष के भी अंदर
बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रन करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करता है, रेलवे हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसा कि आपने कोविड में सुना होगा कि डिफेंस के हॉस्पिटल्स को भी यूज़ किया गया था कोविड पेशेंटों के लिए, रेलवे हॉस्पिटल्स को भी यूज़ किया गया था। और ईएसआई का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो बहुत ही कम प्रीमियम पे लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। बेसिकली प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ये ऐसा ही होता है। तो गवर्नमेंट, आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रेलवे, ईएसआई, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे लिए, हमारे को एक हेल्थी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में लगे हुए हैं। और ये सब जो रेगुलेट होते हैं वो हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। आगे हम पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर हेल्थ स्ट्रक्चर कैसा है। देखो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर कैसा, हम ये पढ़ेंगे। तो हमारे देश में हेल्थ सिस्टम इन इंडिया के अंदर 3 टायर सिस्टम है। इंडिया के अंदर याद रखना 3 टायर्स ऑफ सिस्टम हैं, जिसमें पहला होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, जिसे हम PHCs कहते हैं। आपने देखा होगा जब हम लोग कहीं चल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो छोटी मोटी चोट लग जाती है। छोटी मोटी चोट मतलब कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि हम गिर गए और हमारे हाथ में थोड़ी सी खरोच आ गई, थोड़ा सा कट गया, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो जहाँ हम जाएंगे छोटे लेवल पे, आसपास कॉलोनीज़ में जो हमारे अवेलेबल है हेल्थ सेंटर, उसी का नाम होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये फर्स्ट टायर में आता है। इसके अंदर कोई भी सुविधा नहीं होती, एक सिंगल डॉक्टर होता है, सिंगल डॉक्टर के थ्रू रन किया जाता है पूरे उस डिपार्टमेंट को, हॉस्पिटल को। एक आधा स्टाफ होता है, अटेंडेंट होती हैं, एक आधा नर्स होता है, और वो लोग मैनेज करते हैं पूरे उस हॉस्पिटल को। तो इसके अंदर आपको ब्लड सैंपल्स की सुविधाएं नहीं मिलेगी, एक्सरे नहीं मिलेगा, ईसीजी नहीं मिलेगा, और भी जितनी आपको सिटी नहीं मिलेगा, एमआरआई जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो इसलिए इसे हमने फर्स्ट टायर में रखा गया है और इसे हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कहते हैं। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। अब इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे आप तो सेकेंडरी हेल्थ सेंटर आता है, जिसे आप सब डिस्ट्रिक्ट या फिर डिविजनल हॉस्पिटल भी कह सकते हैं। तो सब डिस्ट्रिक्ट या डिविजनल हॉस्पिटल सेकंड टायर होता है। इसके अंदर उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ होती हैं। उसके अंदर जो आपको सिंगल डॉक्टर मिलता था, यहाँ डॉक्टर्स के नंबर बढ़ जाते हैं, यहाँ स्टाफ बढ़ जाता है, यहाँ बेड्स बढ़ जाते हैं, यहाँ ब्लड टेस्ट की सुविधाएं, एक्सरे जैसी थोड़ी बहुत सुविधाएं भी होती हैं। और जब हमारे पास एक मेजर इशू, हमारे को ज़्यादा चोट लग जाए, ऑपरेट करने लायक कोई बीमारी हो या ऑपरेट करने लायक कोई इंसिडेंट हो, तो इस केस में हम लोगों को थर्ड टायर में जाना होता है। थर्ड टायर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कह सकते हैं आप, जिसके अंदर सारी सुविधाएं होती हैं, सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, सारे MRIs, सिटी स्कैन्स वगैरह, सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं आपके यहाँ। तो जब बड़ी बीमारियाँ होती है तो हम थर्ड टायर में जाते हैं। तो बेसिकली इंडिया में स्टेट बताया गया है। तो इंडियन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम इन इंडिया के अंदर 3 टायर सिस्टम की बात की गई है। और इसके लिए आप चाहो तो बताया भी गया है कि आप बॉक्स नंबर 8.4 जा सकते हैं। ये देखिए, ये आपका है 8.4 बॉक्स नंबर, हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। तो हेल्थ सिस्टम इंडिया में जैसा कि मैंने बताया था 3 टायर सिस्टम है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में क्या है, तो बताया गया है कि प्राइमरी में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप देखेंगे तो हेल्थ रिगार्डिंग आपको एजुकेशंस प्रोवाइड करना, आपकी प्रॉब्लम्स को समझना और उसे आइडेंटिफाई करना, उसको प्रिवेंट करना, उसको कंट्रोल करना, ये सारी बातें आती हैं। और इस हॉस्पिटल के अंदर क्या है, तो ये देखिए यहाँ बताया गया है कि हॉस्पिटल जो है आपका प्राइमरी हेल्थ केयर, ये बेसिकली कहाँ सेटअप होता है, तो विलेजेस में मिलता है, स्मॉल टाउन्स में मिलता है, और ये एक सिंगल डॉक्टर के थ्रू मैनेज किया जाता है। लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन स्टाफ्स होते हैं इनके पास। तो ये एक छोटे स्किल पे काम करता है, इनिशियल स्किल पे काम करता है। और जब आप इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको जाना पड़ेगा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स या सब सेंटर्स पे। देखा जाए तो ये जो हैं, जो भी अभी आपने देखा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, जो भी हैं, ये सब इनिशियल स्टेज पे डील करने के लिए बनाए गए हैं। पर जब आप यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो पाए, आपकी कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो, तो ये लोग आपको रेफ़र करते हैं सेकेंडरी के लिए या टर्शरी के लिए। तो सेकेंडरी या टर्शरी आप जाएंगे। चलिए, तो यहाँ जब आप डील नहीं करेंगे तो देखिए आप लोगों को कहाँ रेफ़र किया जाएगा, सेकेंडरी और टर्शरी में। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सारा। इसमें ये जो नाम है शॉर्ट नेम्स, उनके साथ उनके फुल नेम्स को भी आपने याद करना है, 1 मार्क्स में आ सकते हैं सारे। चलिए वापस हम आते हैं अपने पेज पर। आगे हम देखेंगे
8.4 बॉक्स हमने देख लिया है। इसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर कितने नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, कितने, क्योंकि मेन जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस टेबल पर पूरा का पूरा ये पैराग्राफ डिज़ाइन किया गया है। देखो, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स कितने थे, तो 51 से 18 का डाटा है। और आप देखेंगे तो बताया गया है कि नंबर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिस्पेंसरी टुगेदर इंक्रीज। तो आप देखिए डिस्पेंसरीज कितनी थी और हॉस्पिटल कितने थे, इन दोनों को ऐड करोगे तो 9300 होगा। और ये इंक्रीज़ होके कितने हो गए, तो ये इंक्रीज़ होकर हो गए हैं आपके 53,800। एंड हॉस्पिटल में जो बेड्स अवेलेबल हैं उनकी भी संख्याएं दी गई हैं, नर्सिंग स्टाफ की संख्याएं दी गई हैं। तो इस तरीके से बताया गया कि कैसे हमारे देश में ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद एक्सपेंशन हुआ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का। और इस टेबल के थ्रू बताया गया कि इंडिया में कितने सब सेंटर्स हैं, कितने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, कितने कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं। और यहाँ फाइनली एक बात के साथ ओवर किया गया इस पैराग्राफ को कि जैसे जैसे एक्सपेंशन हुआ है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो हमने कंट्रोल किया है, हमने बीमारियों को रोका है, जिसमें कुछ बीमारियों के नाम है, स्मॉल पॉक्स है आपका, पोलियो है। देखिए सारी बीमारियां जो हैं आपकी गंदा पानी पीने की वजह से या फिर ऐसी कम्युनिकेबल डिसीज़ है जो एक से दूसरों को फैलती हैं। इवन कोविड-19 भी इसमें डाल दिया गया है। तो ये सारी पेंडेमिक्स हैं और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंशन से इन सबको कंट्रोल किया जा सकता है। आगे हमारे सिलेबस में टॉपिक में डाला गया है प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी तक बताया जा रहा था कि मेन रोल गवर्नमेंट का है, पब्लिक का है, पर आपको पता है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा कंट्रोल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑनरशिप किसके कंट्रोल में है, प्राइवेट सेक्टर के। लिखा हुआ है 70% ऑफ द हॉस्पिटल इन इंडिया आर रन बाय द प्राइवेट सेक्टर। मतलब 100 हॉस्पिटल्स अगर आप देखते हैं तो उसमें से 70 हॉस्पिटल जो हैं वो प्राइवेट ओन्ड है, प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में हैं। यही नहीं, उसमें से 2/5 बेड अवेलेबल जो हैं हॉस्पिटल में वो भी इन्हीं के कंट्रोल में है। 60% डिस्पेंसरी भी इन्हीं के कंट्रोल में है। और सबसे बड़ी बात, आउट पेशेंट, जैसे कि हम कोई बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी बीमारी बताते हैं, वो हमें एडमिट नहीं करता, दवाइयाँ देता है और हमें वापस भेज देता है, तो 100 में से 80 लोग प्रेफर करते हैं प्राइवेट सेक्टर में जाकर अपना इलाज कराते हैं। यहाँ देखिए, आप देखेंगे प्राइवेट डिस्पेंसरी, प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाते हैं। और 46% इन पेशेंट जो एडमिट हैं, 100 में से 46 लोग जो एडमिट होते हैं वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ही होते हैं। इसलिए इस पैराग्राफ को प्राइवेट सेक्टर की इंपॉर्टेंस या प्राइवेट सेक्टर के रोल के तौर पर देखा गया है कि प्राइवेट सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो यहाँ तक बताया गया है कि हमारे इंडिया में डोमिनेंट रोल किसका है, तो हमारे इंडिया में डोमिनेंट रोल प्राइवेट सेक्टर का है। यही नहीं, बताया गया है फार्मास्यूटिकल्स, मैन्युफैक्चर, दवाइयों का, टेक्नोलॉजी, डायग्नोस्टिक, इन सब में भी किसका कंट्रोल है, तो इन सब में भी कंट्रोल जो है वो प्राइवेट सेक्टर का ही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बताया गया एक डेटा के थ्रू कि 2001 एंड 2 के टाइम 13 लाख मेडिकल एंटरप्राइजेज एम्प्लॉयज़ जो 22 लाख लोगों को जॉब दे रहे थे, कह रहा है कि 80% जो ये है सिंगल पर्सन आउंड थे। मतलब कि एक व्यक्ति ही द्वारा, एक व्यक्ति एक जब किसी चीज़ को रन करता है, एक बिजनेस को जब एक व्यक्ति के थ्रू रन किया जाता है तो उसे सिंगल पर्सन आउंड कहते हैं। इसी तरीके से एक हॉस्पिटल या एक डिस्पेंसरी या एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी किसी एक सिंगल व्यक्ति द्वारा, सिंगल पर्सन द्वारा रन की जा रही थी, जो लोगों को हायर करके उनको कैजुअल वर्क देता था और उनके थ्रू काम लेता था। तो ये दर्शाता है कि प्राइवेट सेक्टर ने कितना एक्सपेंशन किया है। बट इसके साथ एक क्रिटिसाइज भी कर रहा है वो इस पॉइंट को, वो बता रहा है कि इतनी एक्सपेंशन कैसे हुई, कैसे। स्कॉलर्स पॉइंट आउट करते हैं कि ये खुशी मत बनाओ कि प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल है। प्राइवेट सेक्टर ने इंडिपेंडेंट के बाद इतना ग्रो कैसे किया, क्योंकि कोई रेगुलेशन ही नहीं है। क्यों, रेगुलेशन का पता कैसे चलता है, तो देखेंगे आप और हम कि कितने सारे प्राइवेट पार्टनरीज ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स नहीं है, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, और झोला छाप बंगाली, हम सब तो ये भी कहते हैं उनको, जो हमारा इलाज कर रहे हैं। और हमारी हर कॉलोनी में इस तरह के डॉक्टर्स भरे हुए हैं जो बिना किसी डिग्री के भी इलाज कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि कैसा रेगुलेशन है हमारी कंट्री में इस सेक्टर पर। अब यहाँ आप देखेंगे तो उसने क्रिटिसाइज़ करते हुए एक और लाइन लिखी है कि ऐसा क्यों है, क्यों प्राइवेट सेक्टर ने इतना ज़्यादा एक्सपेंशन किया है लिबरलाइजेशन के बाद, क्यों हमारे देश में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स डेवलप किए गए हैं।
प्राइवेट सेक्टर के थ्रू। तो बताया भी गया है, ये सिर्फ इसलिए है कि वो अट्रैक्ट कर सके रिच और मेडिकल टूरिस्ट को। मेडिकल टूरिस्ट क्या होता है, तो आप इसको भी एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे, मेडिकल टूरिज्म क्या होता है। तो ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फॉरेन करेंसी अर्न करने के लिए एज अ सोर्स ऑफ इम्पोर्टेंस हेल्थ में, कि मेडिकल टूरिस्ट वो होता है जब कोई विदेशी आपके देश में आकर इलाज कराए। तो यहाँ लिखा हुआ है विजिट इंडिया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इज कॉल्ड मेडिकल टूरिज्म। 2016 का डेटा है, कितने फॉरेनर्स आए थे, 2,01,000 फॉरेनर्स ने इंडिया में विजिट किया था, और हर साल 15% से इंक्रीज भी हो रहे हैं। और 2020 में कितना प्रिडिक्शन किया गया था, 500 बिलियन रुपीज़, डॉलर्स में ये अलग वैल्यू आएगी। इंडिया में इतना पैसा फॉरेन टूरिज्म से कमाने का प्रिडिक्शन की गई थी। ऐसा क्यों है कि इंडिया में मेडिकल टूरिज्म का चलन है, इंडिया में खूब सारा मेडिकल टूरिज्म आ रहा है, लोग विदेशों या इंडिया की फैसिलिटी तो इतनी अच्छी है नहीं, फिर क्यों आ रहे हैं। तो जो हमारे प्राइवेट सेक्टर हैं उनकी दो बेनिफिट्स की वजह से ऐसा हो रहा है। देखो, इंडिया जो है एक तो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स रखता है, और दूसरा चीप है वो। अगर हम कॉस्ट कंपेयर करें अदर कंट्रीज से, तो दूसरे देशों में अगर हम देखें कि लीवर ट्रांसप्लांट का खर्चा अगर 1 करोड़ है, तो इंडिया में मात्र वो 40 लाख रुपए में हो जाएगा। तो उनको 60% का सेव अमाउंट दिखता है, कई चीज़ें 40-50% से भी कम में हो जाती हैं। तो बहुत सारा पैसा उनका सेव हो जाता है, इसलिए लोग ज़्यादातर इंडिया की तरफ मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, इंडिया प्रमोट कर रहा है, और लोग जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं इंडिया की तरफ फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। तो हम इसके अंदर मेडिकल टूरिज्म के भी ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एंड फाइनली इस टॉपिक में हम देखते हैं कि बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं जो सेवा भाव से लोगों की इसके अंदर, जैसे कि यहाँ देखा जाएगा कि सेवा इन अहमदाबाद क्या कर रहे हैं, लोगों को प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें कुछ एनजीओज़ के नाम हैं जिसके थ्रू आप देखेंगे कि हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं सुविधाएं। हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मिनिमम कॉस्ट पे बीमार लोगों को अच्छी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए काम कर रही हैं। जैसे कि यहाँ महाराष्ट्र के अंदर के एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया गया है कष्टकारी संगठन, इसी तरीके से अहमदाबाद में सेवा, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हैं CMSS छत्तीसगढ़ माइंस, श्रमिक संघ इन दुर्ग MP। तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रहे हैं, इनका उद्देश्य एक है, लो कॉस्ट पे क्वालिटी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना। तो लो कॉस्ट पे क्वालिटी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना और विलिंगली करना, ये एक सेवा भाव से करना, बस यही इसका एक मेन उद्देश्य है। बाकी हम अपना अगला टॉपिक नेक्स्ट में कवर करेंगे, जिसमें हम इंडिया के इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि हमने जो फर्स्ट पेज पे देखा था कि कैसे किसी कंट्री के हेल्थ के बारे में पता चलता है, तो ये कुछ मेजरमेंट्स हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आप देखेंगे इंडिया का कितना ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि 1,000 जीवित बच्चे, मतलब कि अगर 1,000 बच्चों का जन्म होता है, विद इन अ ईयर जो बच्चों की डेथ हो जाती है 1,000 में से, वो उनकी गणना। तो आप देखिए हमारे पड़ोसी चाइना श्रीलंका से कितनी ज़्यादा है। 5 साल तक जो बच्चा बढ़ता है उसके बीच वो जो मर जाता है, 5 साल तक होते होते जिसकी डेथ हो जाती है, उसको कवर किया जाता है सेकेंड वाले पॉइंट के अंदर। और थर्ड में कि अगर 100 बच्चों का जन्म होता है तो कितने बच्चे स्किल्ड अटेंडेंट के थ्रू बर्थ होते हैं। तो देखिए इंडिया में 81%, इसका मतलब कि हॉस्पिटल में ट्रेंड पर्सनस के थ्रू 81%, बाकी के 19% जो हैं उनको दाई माही वगैरह आज भी बर्थ करवाती हैं। इसके बाद आप गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर देखेंगे तो कितना, सिर्फ और सिर्फ 3.7% सरकार खर्च करती है हमारे देश में, ये परसेंटेज में है। और आप इसको रुपीज़ में भी देख सकते हैं। तो ये कुछ मेजरमेंट पॉइंट्स थे जिसके बेसिस पर इंडिया का हेल्थ स्ट्रक्चर पता चलता है, हेल्थ मेजर कर सकते हैं हम और बता सकते हैं कि भारत में हेल्थ स्टेटस कैसा है। बाकी हम पार्ट 2 में कवर करेंगे हेल्थ को, क्योंकि हेल्थ थोड़ा सा बड़ा इशू है। उसमें हम पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, रूरल अर्बन, वुमेंस हेल्थ, इस तरह के टॉपिक्स कवर करेंगे। चलिए, थैंक यू, बाय।